ओके जी। अच्छा, ये चीज़ें बता दें। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ फॉल करेंगी? रेंट ऑफ हाउस कहाँ फॉल करेगा? प्रॉपर्टी में। घर का बेचना, इनकम फ्रॉम कौन सा? आप ही क्या मोबाइल इस पे क्या है? मुझे भी दे दें। मोबाइल में क्या है? क्लास शुरू हो गई भी, मोबाइल यूज हो रहे हैं। दिस इज हाइट ऑफ एनीथिंग। हाइब्रिड सेकंड रो प्लीज। हाइब्रिड सेकंड रो प्लीज। क्लास शुरू हो गई हुई है, टीचर आ गए हैं घर से सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप लोगों के लिए आए हैं और आप एकदम परेशान ना हो जाया करें। कंसिडरेशन फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बेची या पुराने बंदे के पास बिल्डिंग किराए वाली थी, उसको छुड़वा के उससे ले ली, उसे छुड़वाने के पैसे दिए, तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आखिरी रो जरा खाली करें। 5 स्टूडेंट्स आखिरी रो में ना बैठा करें, फीमेल स्टूडेंट्स खाली कर दें ये रो, अब आगे आ जाएं। जिस रो में जगह है वहाँ जगह बना दें। अगर आप लोगों ने उधर जगह नहीं देनी तो फिर बाहर निकल जाएं ताकि ये आ जाएं। आधा मिनट है, जल्दी करें। बाकी लोग ये पढ़ें, जल्दी 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 जल्दी, ज़रा आखिरी रो में ना बैठा करें। पता नहीं स्क्रीन की तरफ क्यों नहीं देख रहे। आगे आगे आए, 5वीं रो में, 4थी रो में, और आगे आए, आगे आगे। आप चारों बाहर आ जाए ना, चारों बाहर निकलें, जल्दी करें ना, चारों बाहर निकल आए। बस ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया उन्होंने उधर भेजने, चारों बाहर निकलें। बात को जरा जल्दी खत्म किया करें, आगे चलें। ओके ओके ओके। वैसे कोशिश करें अपने माइंड को समझाने की बात है, दीवार वाली साइड पे बैठ के भी बड़ा क्लियर नजर आएगा, समझ भी आएगा। ओके। अच्छा जी, फॉरफिटेड डिपॉजिट इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। लैंड और बिल्डिंग बेचने का मुआहदा किया और बाद में उस मुआहदे को कैंसिल करके डिपॉजिट पे कब्जा कर लिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इन केस ऑफ लैंड, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इन केस ऑफ। अच्छा भाई, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 16 के अंदर। तो सेक्शन 16 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई तसव्वुर नहीं है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लैंड वाली, ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाती, ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाती। और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इन केस ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, disposal of public company shares not through stock exchange or NCCPL, income from section 37। डन। और जो चीज भी सेक्शन 37 में चली जाती है उसका होता क्या है? नॉर्मल टैक्स रेजिम होती है, और उसमें एक्चुअल खर्चे माइनस होते हैं। वरना कौन से खर्चे माइनस होते हैं? नोशनल एक्सपेंसेस। ओके। डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग, पर्सनल पेंटिंग, यानी पेंटिंग्स का आपका कारोबार नहीं है। कौन सी पेंटिंग? पर्सनल। वालेकुम सलाम। ये क्वेश्चन है कि अगर हम एक एसेट है हमारे पास, कैपिटल एसेट, उसकी हम डिस्पोजल करें नेक्स्ट ईयर 2024 में और उसमें गेन आए नेक्स्ट ईयर 2025 में,
2024 के अंदर इनकम में जाएगा। डिस्पोजल ऑफ प्रिंटिंग, हाँ जी, डिस्पोजल ऑफ पर्सनल प्रिंटिंग, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 37। और डिस्पोजल ऑफ पर्सनल कार और फर्नीचर, जाती गाड़ी बेची, जाती फर्नीचर बेच दिया, जाती डाइनिंग टेबल बेची, जाती ऐनक बेच दी, साथ वाले की टोपी, जाती टोपी बेच दी, कहाँ जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, इसकी तस्वीर खींच लें। आई विल ट्राई टू शेयर द पिक्चर विद यू एज वेल। ओके, कितने लोगों को थोड़ा सा फायदा हो गया इससे? चीजें याद आ गई हैं? मेरा ख्याल था आप लोग कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, सारे कहेंगे हो यस वी डिडंट नो दिस। क्या पहले से ही पता है? खड़े हो जाओ जरा, चीज पूछूं आपसे, नहीं पता? फिर ऐसे ही हैं, पंगे क्यों लेते हो सुबह सुबह? आइंदा कहोगे आता है, फिर आते क्यों हो अगर? अच्छा जी, कल ना आपने काम करना है, घर से ना कोई हील वाले जूते ढूंढ के लाने हैं, ठीक है? पेज 241। अच्छा, ये एक हमारी डिस्कशन कल चल रही थी, पहले ज़रा उसको कंक्लूड कर लें। डिस्कशन हमारी ये है कि साइकिल गिफ्टेड बाय अब्बू 30,000। वो साइकिल था, माउंटेन बाइक थी। साइकिल गिफ्टेड बाय अब्बू कितने का? 30,000। मोटरसाइकिल गिफ्टेड बाय, ये मोटरसाइकिल अब्बू की तरफ से कर लें, ये गड़बड़ हो जाएगी। मोटरसाइकिल अब्बू की तरफ से कर लें और साइकिल दोस्त की तरफ से कर लें। हाय अल्लाह, ये अजीब है, बंदे हो तुम। अच्छा, इसके बाद जो है वो मिसाल के तौर पर कार, कौन बोले? कौन बोला भाई? बताओ कौन बोला है? जब तक आप बताओगे नहीं मैं बात कंटिन्यू नहीं करूंगा। आप बोले जाएं क्लास से, निकल जाएं, अभी एंड पे जाके खड़े हो जाएं जी। ये सॉरी वाली बात नहीं है ना, वो क्लास के मैनर्स ही नहीं पता। आप आए आगे, सेकंड रो में आ जाए, क्लास के बाद मिलना। ओके, बैठे। कार गिफ्टेड बाय, और मुस्कुरा रहे हैं, कार गिफ्टेड बाय अम्मी
8 लाख। अच्छा जी, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 20,000 रुपये। कैश गिफ्ट फ्रॉम अब्बू 35,000 रुपये। अच्छा भाई, अब ये हमने डिसाइड करना है। हाइब्रिड प्लीज खामोश। अब मुझे कहना पड़ा ना तो फिर कुछ करेंगे। अब ये प्लीज। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि व्हाट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या जाएगा? अच्छा, ये जो पहले 3 है ना, इनके ऊपर रूल लगना है रिलेटिव और नॉट रिलेटिव वाला। वाई? क्योंकि ये गिफ्ट इन काइंड है। और जो अगले 2 हैं ना, इन पे रूल लगने हैं क्रॉस चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर वाला, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल वाला। इन पे ये रूल लगना है। आप मुझे ये बताएं कि पहले से करना शुरू करें। क्या 30,000 जो दोस्त से गिफ्ट मिला, क्या ये इनकम में जाएगा? क्योंकि ये रिलेटिव से मिले, नॉट रिलेटिव से? नॉट रिलेटिव से। मोटरसाइकिल अब्बू से मिला है, क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये किससे मिला है? रिलेटिव से मिला है। कार अम्मी से मिली है गिफ्ट में, क्या ये इनकम में जाएगी? नहीं, क्योंकि किससे मिली है? अब रिश्तेदारियां नहीं देखनी। जब पैसे गिफ्ट में मिले, अब रिश्तेदारियां नहीं देखनी। अब आपने क्या चीज देखनी है? एनटीएन वाले से मिला या नॉट एनटीएन वाले से मिला, और कैश में मिला या क्रॉस चेक में मिला या बैंकिंग चैनल में मिला। अब रिश्तेदारी रेलेवेंट नहीं है। रिश्तेदारी सिर्फ किस गिफ्ट में रेलेवेंट है? हत्ता कि अगर जो है वो आपको बैंकिंग चैनल से कैश आया ₹2000, और ये 2000 का कैश जो है वो अम्मी ने दिया, और ये बैंकिंग चैनल से दिया अम्मी ने, और अम्मी का एनटीएन नहीं है, नो एनटीएन। अब इसके ऊपर भी वही रूल लगेगा जो थोड़ी देर पहले हमने जो है वो सीखा है। वो रूल क्या है कि देखा जाएगा इनके पास क्रॉस चेक से दिया है, ऑनलाइन ट्रांसफर से दिया है, एनटीएन या नॉट एनटीएन। तो जब आपको पैसे मिले, जब आपको क्या मिले? पैसे मिले। जब आपको क्या मिले? पैसे मिले। तो ऐसी सूरत में क्या देखा जाता है? एनटीएन, या ऐसी सूरत में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। तो प्लीज इग्नोर दिस वर्ड। This word is not there important for decision making. This word is not important for decision making. This word is not important for decision making. रिश्तेदारी होनी यहां जरूरी नहीं है। आप बता दें पैसे गिफ्ट में मिले हैं किसी से, क्या करें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें। पैसे गिफ्ट में मिले हैं किसी से, कहां डाल दें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पैसे गिफ्ट में मिले हैं किसी से भी, अब्बू का लफ्ज इग्नोर करें, आपने रिश्तेदारी नहीं देखनी यहां पे। क्या करें? क्योंकि किस फॉर्म में मिले हैं? कैश की फॉर्म में। इसी तरह अम्मी से पैसे को छोड़ें, बस ऐसे बंदे से पैसे मिले हैं जिसके पास एनटीएन। अच्छा, जिसके पास एनटीएन होता है वो क्रॉस चेक से भी दे सकता है, बैंकिंग चैनल से भी दे सकता है, और जिसके पास नहीं होता वो सिर्फ किससे दे सकता है? तो अम्मी ने गलती से किससे दे दिया है, इसलिए ये कहां जाएगा? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कैश गिफ्ट। ओके, चलें जी, तस्वीर खींच लें।
बस ये आपको कॉन्सेप्ट देना था। आई डू नॉट हैव टाइम कि इन चीज़ों को आपको नोट करने का टाइम दिया जाए। मैं आपको तस्वीर इंशाल्लाह भेज दूंगा इसकी। तो इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट इफ यू अंडरस्टैंड। किस में क्या देखा जाएगा और किस में क्या देखा जाएगा? चीजी चीजी। गिफ्ट इन काइंड में क्या देखा जाएगा? रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव। और गिफ्ट इन कैश में उसमें रिलेटिव नॉट रिलेटिव होना। मादरत आपने तस्वीर खींची 2000 पे क्रॉस लगा हुआ था, अम्मी पे क्रॉस लगाना था मैंने। ओके, तो डेट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। सो इन दिस फॉर्म इंशाल्लाह हम शेयर कर लेंगे। इस मिसाल से कितने लोगों को फायदा हुआ है? अच्छा, अब हाथ नहीं, इसका मतलब पहले से पता था। चलिए छोटे पर खुले हाथ खड़े करें कि इस मिसाल से किस किस को फायदा हुआ है? हाइब्रिड में जरा। ठीक है, शुक्रिया। साथ वाले को फायदा नहीं हो रहा, इससे कहें बेटा बैग पकड़ो, दरवाजा खोलो, जाएं आप। तो अब मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन था आखिरी वाला टेस्ट का, वो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बात यहाँ कवर हो गई है। तो कितने लोगों ने वो टेस्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जाके घर में किया अपने हाथों से? वेल डन। हाइब्रिड में कितने लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 किया अपने हाथों से? जी 2। ऑनलाइन में जी हाथ खड़ा करें। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। अच्छा, एक लॉ में तसव्वुर है। एक तो वो तसव्वुर अंकल थे ना, वो जो हमारे मोहल्ले में होते थे, पहली सफ में नमाज पढ़ते थे, चले गए। हर बंदे को दुनिया से भेज, तुमने भी जाना है। अच्छा, एक साहब हैं, वो कहते हैं ये जी मेरा घर है जिसमें मैं रहता हूं, ये मेरा घर है जिसमें मैं रहता हूं, ये एक और हाउस है जिससे मुझे क्या आता है? किराया आता है। ये मेरी दुकान, चुप सीए करा लेने दें, दो लोगों के फ्यूचर स्टेक पे लगे हैं, आपस में लगे हुए हैं। एक दुकान है, तो ये बंदा क्या कमा रहा है वहां से? इनकम फ्रॉम बिजनेस। और हाउस से क्या कमा रहा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये बंदे की क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड। ये बंदे की क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है वो ये बंदा जो है वो ये दरख्त है, और दरख्त के ऊपर जो है वो शाखें हैं, और इसके ऊपर जो है वो सेब लगे हुए हैं, इसके ऊपर सेब लगे हुए हैं। ओके, एक दो आम भी लगा हुआ है। अच्छा, ये इसकी क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इस बंदे का एक और घर भी है जो खाली पड़ा है, यानी इस घर में आप जाके बोलते हैं आपको अपनी आवाज ही दोबारा गूंज के आ जाती है। एक और घर है वो भी खाली पड़ा है, एक और घर है वो भी खाली पड़ा है। इस घर में खुद रहता है, बीवी बच्चे गए में सैर करने, इसमें खुद रहता है, ये खुद इस्तेमाल कर रहा है। ओके, अब लॉ मेकर कह रहा है कि इन चीजों को एक्सक्लूड करो और इनके बारे में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुम एक इनकम कमा रहे हो। आपने कहा लॉ मेकर चल छोटे डंडा लिया भाईजान, केड़े चक्रां च हो, खाली है घर। कहते एज्यूम कर लो इनकम कमा रहे हो, एज्यूम कर लो क्या कर रहे हो। लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों की प्राइस मिलाकर
25 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 25 मिलियन हो, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन, बचपन में नहीं कहते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मुझे पता है यूनिट 10 वाले भी हैं। तो 2.5 करोड़ रुपया जो है वो इसकी वैल्यू है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू मिला के 2.5 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, तो इन दोनों पर कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 7 विल अप्लाई। लेकिन सिर्फ किस पर, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पर या इन दोनों पर, और बाकी 4 की आपको शायद लॉजिक खुद ही समझ आ गई हो मेरे ख्याल से। ये तो वैसे ही इस घर में खुद रह रहे हैं, इस घर से तो वैसे ही कमा के दे रहा है हुकूमत को, इस घर से भी कमा के दे रहा है हुकूमत को, एग्रीकल्चर इनकम तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो ये एक्सेप्शंस में चले गए 7E की। लेकिन ये दोनों भी एक्सेप्शन में आ जाते, आपके 2 घर भी खाली हो सकते हैं, आपके 3 घर भी खाली हो सकते हैं, आपके 4 घर भी खाली हो सकते हैं। अगर आपके चारों घर खाली हैं तो उनकी प्राइस मिला के देखनी है, एग्रीगेट वैल्यू मिला के, अगर इनकी कीमत 2.5 करोड़ से कम है तो फिर उनमें भी रिलैक्सेशन है। समझे बात को? अगर ये 2.5 करोड़ से कम होते, मिसाल के तौर पे इनकी वैल्यू जो होती वो लेस देन 25 मिलियन, तो मैं लिखता सेक्शन 7E विल नॉट अप्लाई। यानी 1 करोड़ का ये घर होता, 1 करोड़ का ये घर होता, 2 करोड़ के घर होते, तो मैं कहता हूं गरीब बंदा जा यार जा, तेरे पे सेक्शन 7E नहीं लगेगा। वो 2.5 करोड़, अब 2.5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू किसके पास घर है? फर्ज करें ये 3 करोड़ का है, ये 3 करोड़ का है, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं, ये 3 करोड़, ये 3 करोड़, क्या 6 करोड़ इज ग्रेटर देन 2.5 करोड़? तो इधर मैंने करोड़ में लिखा है, इधर मैंने मिलियन में लिखा है जी, वेल डन, 60 मिलियन, राइट, 30 मिलियन एंड 30 मिलियन, ये चलें 20 मिलियन कर लें, 20 मिलियन 20 मिलियन, टोटल कितना हो गया? ग्रेटर देन 25 मिलियन। सो दैट्स वाई इन दोनों घरों पे मिला के क्या लगेगा? सेक्शन 7E। और आप टैक्स हुकूमत को कितना देंगे वो सुन लें, 25 मिलियन का 5% नहीं, 40 मिलियन के एसेट्स हैं आपके, तो 40 मिलियन का 5% आपकी इनकम समझी जाएगी, और उस इनकम पर जब रेट लगेगा वो लगेगा 20%, ये भी अलग रेट है, वो रेट लगेगा 20%। तो ये एज्यूम्ड इनकम पर एज्यूम टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन हकीकत में जाके जमा कराना पड़ेगा। चलें जी, नोट कर लें, यू हैव 1 मिनट। कॉन्सेप्ट समझ आया सेक्शन का या कोई नहीं? किन लोगों को पकड़ा जा रहा है? जिन्होंने ऐसे घर खाली छोड़े हुए हैं, ना खुद फायदा ले रहे हैं, ना हुकूमत को कोई फायदा दे रहे हैं, ना किराए पे चढ़ा रहे हैं, ना और कुछ कर रहे हैं, अमीर कबीर लोग वेले घर लेके रखे हुए हैं, तो इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जी। ये तो मैं भी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका। पहला घर कितने का है? 20 मिलियन का। दूसरा घर कितने का है? हाँ जी, दूसरा भी 20 का है। मैंने 30 बोला, रिवाइंड करके देख लो, मतलब ये वाला और ये वाला खाली वाला। आप वहां पहुंचे हुए थे? पहुंची सर? कभी कभी ना माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, घर वाले आपकी तारीफ कर देते हैं, ये तो हमारे घर का बुजुर्ग है, 5 नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद गुजार है। तो आप ज़रा नमाज में खड़े होकर देख लिया करें आप कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो घर वाले समझ रहे होते हैं ये पहुँचा हुआ है। घर वाले आपकी बुजुर्गी के कायल हैं वैसे, बहुत ज़्यादा।
साथ वाले से प्यार से कहीं बबलू तू भी पढ़ लिया कर यार घर जाके। बबलू ओके ये इस मंडे को स्पोर्ट्स डे है, संडे फिर ऑन होगा। ये तो ऑलरेडी डिसाइड, जो बात डिसाइड हुआ वो मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा आपसे कुछ। जी ठीक है, आप दोनों दिन आइएगा, बाकी लोग जरा इधर आ जाएं। ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने प्रिंसिपल साहब के पास जाना था कि हमारे फ्यूचर से खेला जा रहा है, हम स्पोर्ट्स खेलने आए हैं इधर, तो ऑब्वियसली फिर उनको अकोमोडेट करना था ना हमने, तो उसी में आपका भी फ़ायदा हो गया, आप भी आ जाएंगे संडे को पढ़ने। अच्छा जी, कुछ बच्चों ने पीपी की क्लास है, अगर तो इस कॉलेज में तो फिर तो हम उसका कुछ कर सकते हैं, अगर दूसरे कॉलेज में तो फिर ये है कि संडे को आपका लेक्चर ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिर ये है, इस कॉलेज में अगर क्लैश है तो उसको फिर रिमूव करा देते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में डाटा ऑलमोस्ट अवेलेबल है। 20 मिलियन प्लस 20 मिलियन कितना है? 40 मिलियन। इसकी इनकम कितनी है और इसका टैक्स कितना है? इनकम है इसकी भाई 40 मिलियन इंटू 5%। जी बोलें। 20 कितना? 2, तो फिर 20 क्यों बोला था? 20 का क्या तुक है फिर? 2 मिलियन। 2 मिलियन जी, शुक्रिया। टैक्स 2 मिलियन इंटू 20%, यानी 20% इस अमाउंट का टैक्स देने आपने, 4 लाख। तो 4 लाख इसने हुकूमत को टैक्स देना है, क्योंकि इसके घर के अंदर जिन रहते हैं, 2 घरों में, जिन और जिननियां और उनके बच्चे। कभी देखे जिन? हैं तो सही जिन, वो बहुत पुराने 4-4 हज़ार साल पुराने जिन मौजूद हैं दुनिया में। यस सर, जिसने कहा है, आई थिंक आइडिया अबाउट। तो बताएं जी, सेक्शन 7E का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ चीजें निकाल कर बाकी जो घर बच जाएं, अगर वो महंगे हों तो आप पे सेक्शन 7E लगेगा, और अगर वो घर सस्ते हों तब आप पे सेक्शन 7E। अच्छा देखें इधर, अगर ये घर 10 मिलियन का होता और ये घर जो है वो 16 मिलियन का होता, तो भी ये सेक्शन लगता, क्योंकि 10 जमा 16 26। इन सारे घरों की क्या देखनी है, वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू? और अगर ये घर सिर्फ 1 मिलियन का होता, और अगला तो बोल लेने दो, अगर ये घर सिर्फ 1 मिलियन का होता और ये 30 मिलियन का होता, तो फिर भी लगता, क्योंकि टोटल 31 मिलियन आ रहा है। तो बस सारे घरों की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या करनी है? मिला के देखनी है। अलग अलग घर को देखना है या सबकी वैल्यू मिला के देखनी है? सबकी वैल्यू मिला के देखनी है। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर। फिर भी कोई चीज है? हाँ जी, 25 मिलियन अगर एग्जैक्ट है तो क्या करना है वो भी देख लेते हैं। इफ इट डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन, तो 25 मिलियन के बराबर वाले के लिए भी यही होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 मिलियन। अच्छा भाई, ये सेक्शन सिर्फ
लगना है रेजिडेंट्स ओनली। ये सेक्शन किस पे लगना है? रेजिडेंट कौन होते हैं? जिनका स्टे पाकिस्तान में या उससे ज्यादा हो। और जो नॉन रेजिडेंट्स है पाकिस्तान में, रुके ही 10, 12, 15 दिन, लेकिन उनकी भी जमीनें हैं पाकिस्तान में, उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये सेक्शन सिर्फ किन पे लगेगा? जो रेजिडेंट है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये 20% और 5% के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। 40 मिलियन का 1% इफेक्टिवली टैक्स बन रहा है। वही बन गई ना बात। देखें, 20 इंटू 5% भी 1% बनता है। 5% का 20% कितना है? 5% का 20%। ऐसी अजीब सी बात समझा रहा हूं, सादा सी बात है। 5% का 20% कितना है? तो असल में तो आपने यही किया ना, 40 मिलियन पे 1% लगा दिया। लेकिन 40 मिलियन पे 1% इसलिए नहीं लगाया आपने। आपने पहले 40 मिलियन का कितने परसेंट लिया है, फिर उसका 20%। तो आ जाके वही 1% आ गया। 40 मिलियन का 1% ये आ रहा है। जिस सेक्शन की हेडिंग बताएं? टैक्स ऑन एज्यूम्ड इनकम। टैक्स ऑन, ये इनकम हमने हकीकत में कमाई है या एज्यूम्ड इनकम है? ये 20 मिलियन इनके किराए की वैल्यू थी या 20 मिलियन इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी? ये भी लिख दूं, बाद में पता चले किसी को कंफ्यूजन हो। एग्रीगेट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इनकी किराए की वैल्यू थी या इनके घर की वैल्यू थी? घर की वैल्यू थी। आप डेली आते हैं? पीछे बैठते हैं। मैं वही क्लास में इम्बैलेंस लग रहा था थोड़ा सा। नहीं, सीट चेंज किया करें, लेकिन नॉर्मली जहां बैठे होते हैं फिर वहीं बैठते हैं, जरा पता चल जाता है कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन नहीं आया हुआ। अ रेजिडेंट पर्सन ओनिंग अ कैपिटल एसेट इन पाकिस्तान। कैपिटल एसेट है ना, क्योंकि ये हिलेबल नहीं है। हिलेबल नहीं है तो कैपिटल एसेट है। अ रेजिडेंट पर्सन ओनिंग अ विल बी टैक्स्ड ऑन अराइजिंग फ्रॉम। ये कॉन्सेप्ट, अच्छा, ये जो सेक्शन 7E है ना, इसका मतलब है जब ओरिजिनल लॉ बना था उसमें ये सेक्शन नहीं था, तो फिर कोई सेक्शन आया होगा 7A, फिर अगला सेक्शन आया होगा 7B, फिर करते करते सेक्शन आ गया 7E। तो 7E 2022 में आया था। तो ये टैक्स सिर्फ किन लोगों पे लगेगा? जिन लोगों का टैक्स ईयर 2022 है या उससे आगे है। हमारे पेपर में कौन सा टैक्स ईयर टेस्ट होगा? 2025। तो 25 में तो ऑब्वियसली फिर लोगों पे ये टैक्स लगेगा। Provisions of section 7E are applicable only on non-resident individuals, including non-resident Pakistanis are non-resident individuals, यानी जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बस 10-15 दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं, चाहे वो नॉन-रेजिडेंट पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। नॉन-रेजिडेंट पाकिस्तानी कौन होता है? कि है पाकिस्तान का आईडी कार्ड, लेकिन रहता बाहर ही है। 10-15 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 150 दिन के लिए पाकिस्तान आ जाता है, तो स्टिल ही विल बी अ नॉन-रेजिडेंट। उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा जी। प्रॉपर्टी पुरानी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस 2022 में अगर आपके पास है तो टैक्स लगेगा। अ डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड which effectively means that such tax is leviable only in respect of house, any building, manufacturing plant। अगर आइडल पड़ा हो, आइडल के क्या स्पेलिंग होते हैं? फारग, IDOL, IDLE। OL वाला कौन सा होता है? भूत को कहते हैं। अच्छा, okay. A definition of capital asset has been provided, which effectively means that such tax is leviable only in respect of immovable property। हाँ ठीक है, आइडल विदाउट पर्पस। तो अगर हाउस है, बिल्डिंग है, जैसे ये हाउस और बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया, अगर हाउस बिल्डिंग खाली पड़े हुए हैं या कोई
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन अगर उससे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फिर नहीं, अगर वो क्या पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, फारक पड़ा हुआ है, जैसे घर खाली पड़े हुए थे तो प्लांट फारक पड़ा हुआ है। सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ओन्ड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। डीम्ड इनकम शेल बी कंप्यूटेड एज 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। डीम्ड इनकम किसके ऊपर निकलेगी? 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन्ड बाय एफबीआर अंडर सेक्शन 68, दैट इज एफबीआर वैल्यू और डीसी। डीसी होता है इलाके का डिप्टी कमिश्नर, तो डिप्टी कमिश्नर एफबीआर रेट बता दे, नहीं तो इलाके का डिप्टी कमिश्नर रेट बता दे, दैट विल बी इट्स फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर। अच्छा, ये टैक्स उन एसेट्स पे लगेगा जो साल के आखिरी दिन आपके पास पड़े हैं। अगर आपने ये वाला घर 29 जून को बेच दिया है तो फिर ये सेक्शन शायद आप पे इसलिए ना लगे कि अब टोटल 20 मिलियन से कम है, तो फिर ये सेक्शन लगेगा ही नहीं। तो ये सेक्शन उन पर लगेगा जो दौराने साल पड़े हुए हैं या साल के एंड पे पड़े हुए वालों पे लगेगा। दौराने साल आप खरीदते बेचते हैं कोई मसला नहीं, साल के एंड पे बस इतने ना पड़े हों, अगर इतने पड़े हुए हैं साल के एंड पे तो आप मारे जाएंगे। तो ये एसेट्स ये सेक्शन किन एसेट्स पे लगेगा? जो साल के एंड पे पड़े हुए हैं। हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, द रेट ऑफ टैक्स विल बी 20%। इसको छोड़ें, ये तो वही वाली डेफिनेशन है कैपिटल एसेट वाली। अब सेक्शन 7E की रिलैक्सेशंस आ रही हैं। किन लोगों पर सेक्शन 7E नहीं लगेगा? किन लोगों पर सेक्शन 7E, ये तो हमने पढ़ लिया वैसे, ये देखें, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इन दोनों पे लगाया था हमने बस जी। अगर वो बेच दे और फिर खरीद ले तो 30 जून से पहले पहले अगर खरीद लिया तो बस वो घर इसके अंदर फॉल करेगा। बस 30 जून को एज ऑन 30 जून की रात को जो घर आपके पास है उनको काउंट करना है आपने, इसमें और कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई वॉश सेल या ऐसा मत सोचें। मैं 30 जून की रात को जाएं, जो जो घर पड़े हुए उनको आप समझ लें। तो इस बंदे के पास 30 जून की रात को ये घर थे, तो आई कैन गिव ए हेडिंग के मिसाल के तौर पे एज ऑन 30 जून 25 टू मेक इट मोर क्लियर। तो 30 जून 25 की रात को आपके पास ये घर पड़े हुए हैं जी। कौन बोला था सर? अच्छा, नहीं पूछना सवाल, चलें आगे। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सक्लूडेड, ये प्रॉपर्टीज एक्सक्लूड कर दी गई हैं डेफिनेशन से। नेमली, वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। एक कैपिटल एसेट जो रेजिडेंट पर्सन क्या कर रहा है? ओन कर रहा है। इससे मुराद घर है, लोग कहते हैं। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय पर्सन से मुराद लोग कहते हैं घर है, तो जिसमें वो खुद रह रहे हैं, तो लिखने जाती इस्तेमाल वाला घर, जाती घर जिसमें वो खुद रह रहा है। ये डेफिनेशन से बाहर निकल गया, जाती घर डेफिनेशन से बाहर निकल गया। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ ओन्ड बिजनेस, समझ आ गया? ये क्यों बाहर निकाल रहे हैं इस सेक्शन से? क्योंकि इसमें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स लग जाएगा ना, वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सन। लेकिन अगर खाली दुकान हो तो फिर भी आप मारे जाएंगे, तो बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए जरूरी। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन। और आप एक्टिवली साथ क्या जमा कराते हो? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आपका किसी भी वक्त नाम आ रहा हो, ये एक्टिव टैक्स पे लिस्ट असल में इशू की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें साल में किसी भी वक्त अगर आपका नाम इसमें आ गया है ना तो आप एक्टिव हैं। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड, जो आपके जाती इस्तेमाल में एग्रीकल्चर लैंड है वो भी बाहर निकल गई। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड, वेयर शर्त है, लेकिन क्या शर्त है? वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कैरिड ऑन, जहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी लैंड पे हो रही हो बाय पर्सन। हाँ जी, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय पर्सन एक्सेप्ट फार्म हाउस। एक्सेप्ट फार्म हाउस, यहां आपने समझने के लिए लिख लें एक्सेप्ट बिग फार्म हाउस। बिग फार्म हाउस कौन सा होता है वो नीचे लिखा हुआ है।
बिग फार्म हाउस एंड लैंड अनेक्स देयर टू, और उसके साथ जो लैंड है। अब बिग फार्म हाउस वो होता है जिसका कम से कम एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड, टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड, कम से कम एरिया 2000 स्क्वायर यार्ड हो, और इसका कवर्ड एरिया 5000, इधर स्क्वायर यार्ड है और इधर स्क्वायर फीट है। ऐसा फार्म हाउस जिसका कम से कम, ये स्क्वायर यार्ड जो है, जो हजरात पंजाब वाले हैं तो इनको तो पता है कि मरला वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती है पंजाब में। तो 2000 स्क्वायर यार्ड मरला में आपने कन्वर्ट कर लिए, 66 मरला कनाल में कन्वर्ट कर लिए। कितने कनाल बन गए? हाँ 66 मरला। तो आमतौर पे ये जो अब इस जिस कमरे में हम बैठे होंगे, हो सकता है पता नहीं 2-3 मरले का हो या 2-3 मरले का हो, 4 मरले का। चल ना, गलती ना निकालना, आप पीछे देख रहे हैं कमरा कितना है। तो आमतौर पे घर होते हैं, कोई 10 मरले का होता है, 5 मरले का होता है। तो मैं आपके जहन में ऐसी एक पिक्चर लाना चाह रहा था कि 66 मरला क्या चीज़ है। तो 66 मरला यानी आपको 10 मरले वाले 6-7 घर इकट्ठे नजर आए, तो वो कोई इतना बड़ा वैसे फार्म हाउस तो नहीं है ये हम, लेकिन इसकी नज़र में ये बड़ा है। ठीक है, तो 6-7 घर में लाके कितना बड़ा फार्म हाउस बन जाने। बहरहाल उसकी नज़र में ये है कि 66 मरले का अगर आपका जो है वो फार्म हाउस है, और साथ साथ उसमें बोलें क्या है, कवर्ड एरिया कम से कम बोलें कितना है, 5000 स्क्वायर फीट, एंड यूज्ड एज अ सिंगल ड्वेलिंग यूनिट। और ये सिंगल ड्वेलिंग यूनिट है, यानी रहने के लिए एक ही यूनिट के तौर पे यूज हो रहा है। ये कोई अलग अलग यूनिट नहीं है कि ये इधर है और ये बीच में से निकल के बाहर गया हुआ है। एंड इज यूज्ड एज अ सिंगल, एक ही बाड़ लगी हुई है साइड के ऊपर, उसी में कवर्ड एरिया भी आ रहा है, उसी के अंदर फार्म हाउस भी आ रहा है। तो इस फार्म हाउस को बड़ा फार्म हाउस कहा जाएगा, और ये भी उन्हीं 2 घरों की तरह ट्रीट होगा। ये भी उन्हीं 2 घरों की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि मजे की बात सुने, ये मिसालें आ रही थी जिन चीजों में सेक्शन 7E नहीं लगना। तो उन मिसालों में जिनमें सेक्शन 7E नहीं लगना, चलते चलते एक्सक्लूडिंग दोबारा डाल दिया, तो 2 दफा एक्सक्लूडिंग आ गया, ऊपर से भी एक्सक्लूडिंग नीचे से भी एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब है बड़े फार्म हाउस पे बोले सेक्शन 7E अप्लाई करेगा। समझ आई बात? ये तो एक्सक्लूजन आ रही थी पहले ही, उधर भी नहीं ऐसे हुआ था यार कैपिटल गेन में कि इन ये कैपिटल एसेट नहीं है लेकिन पेंटिंग वगैरह हैं, लेकिन पेंटिंग वगैरह हैं। तो इधर क्या लिखा हुआ है, ये कैपिटल, ये इन पे सेक्शन 7E, लेकिन बड़े फार्म हाउस पे लगेगा। बड़ा फार्म हाउस कौन सा है? तो अगर मेरे पास बड़ा फार्म हाउस है तो मैं क्या इस रंगीन लकीर के अंदर डालूंगा या बड़े फार्म हाउस को भी इन 2 घरों के साथ ले आऊंगा? आई होप इट्स क्लियर नाउ। और ये भी मैंने साथ लिख दिया आपके समझने के लिए, सेक्शन 7E अप्लाई, बड़े फार्म हाउस पे सेक्शन 7E अप्लाई है। साथ वाले के नोट्स पे बना लें बड़ा फार्म हाउस। जगह ये देखो, इतनी ज्यादा जगह है। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे कैसा गुजरा?
ओके क्या हुआ, दोनों एसी की ज़ियारत करनी थी? सारे एसी की ज़ियारत करो, खड़े हो, उसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको भी देखो, प्रिंसिपल रूम में भी एसी देख के आओ। कौन कौन सा? ये वाला भाई, ये वाला 24 पे कर दें, मेरी खैर है, मुझे जो पसीना आए मेरी खैर है, आप 24। अच्छा भाई, कोई ऐसी बात मैं करूं, दिल पे ना लिया करें, यू डू हैव द जेन्युइन राइट कि सेकंड रो में मोबाइल इस्तेमाल करें हाइब्रिड में, इसका पूरा राइट हमारे पास है। अच्छा जी, मैं मौका चाहिए होता है लुट मचाने का। पॉइंट डी, थर्ड रो में जरा जगा दें, उन्हें बता दें क्लास हो रही है, जरा सीए करन आया सी। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ, ऑब्वियसली शहीद को तो फिर अलॉट नहीं होगा, उसके डिपेंडेंट्स को अलॉट होगा। तो अगर कोई चाहे घर खाली भी है लेकिन पता चला कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया था शहीद होने पे उसके डिपेंडेंट्स को, तो फिर चाहे ये खाली भी हो, इसको बड़े वाले डब्बे के अंदर ही ले लें। समझ आई बात? चाहे ये खाली भी हो, इसको बड़े वाले वो जो सर्कल है रंगीन वाला, उसी के अंदर ले लें, इसको भी एक्सेप्शन में डाल दें, क्योंकि पहले ही बहुत गम है, तो उसके बाद जो है वो इसका, बहरहाल वो तो शहीद के लिए तो मादरत खुशी होती है लोगों को, तो बहरहाल इस पर टैक्स आपको माफ है। शहीद और डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, ये नहीं कि मैं जाके जो है वो अगले को इंडिया मारो तरह मुझे, अब मैं को मैं, तो वो अल्लाह की नज़र में तो अच्छा छोड़ें अभी। पॉइंट 2, फॉलोइंग पर्संस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की बाजू की ताकत, आर्म फोर्स बाजू की ताकत, फॉलोइंग पर्संस ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और फॉलोइंग पर्संस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और फॉलोइंग पर्संस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अ पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ पर्सन हु डाइज वाइल इन, जो बंदा नौकरी करते हुए मर गया तो उसके वुरसा को जो घर वगैरह मिला उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। लफ्ज समझ आ गया? हु डाइज वाइल इन सर्विस, नौकरी करते करते मर गया, यानी नौकरी कर रहा था एक दिन, करते करते चला गया। ये नहीं दफ्तर में मरना जरूरी, घर में भी मर सकता है, दौराने नौकरी मरा, ये नहीं कि 8 घंटे में मरा, 24 घंटे में मरा कभी भी। वार वाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस, तो वाउंड की इसने वो नहीं बताई, लिमिट नहीं बताई कि वाउंड, बड़ा वाउंड कौन सा होता है और छोटा वाउंड कौन सा होता है, हो सकता है उंगली कटा के शहीदों में शामिल हुआ हो। तो वार वाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस, वो नौकरी कर रहा है लेकिन क्योंकि उसको जख्म इतने लगे थे कि हुकूमत ने उसको प्लॉट दे दिया, तो घर दे दिया हुकूमत ने उसको, तो इस पे भी ये सेक्शन लगेगा नहीं लगेगा? हम क्या कर सकते हैं, इसको खोल ही सकते हैं, मार तो सकते नहीं तुम्हें। नेक्स्ट, एन एक्स सर्विसमैन, टॉर्जन, टॉर्जन एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन किसे कहते हैं? जो पहले सर्विस करता था लेकिन अब घर बैठा हुआ, एन एक्स सर्विसमैन और एन एक्स एम्प्लॉय। इसको वाई अज्यूम कर लेंगे पेपर में या एक्स से लिख के आएंगे? एक्स से लिख के आइएगा। तो एन एक्स सर्विसमैन और एन एक्स एम्प्लॉय और अ सर्विंग पर्सोनल, लेकिन बंदा, अच्छा सर्विंग पर्सोनल को भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, लेकिन ये हैं किसके एम्प्लॉयज? पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, फेडरल या, तो फौज में नौकरी कर रहा हो या सूबे की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत में नौकरी कर रहा हो और मर गया हो या जख्मों से चूर चूर हो गया हो या नौकरी से रिटायर हो गया हो या अभी कर रहा हो और ना मरा हो ना जख्मों से चूर चूर हुआ हो, इससे भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। यानी चलते फिरते जिंदा को भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है, जिससे कोई जख्म नहीं लगा उससे भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बेनिफिट फिर ये कोई नहीं था कि मरे हुए को और वॉर वाउंडेड को और शोहदा को ही दिया जा रहा है, ये जिंदा बंदे को भी बेनिफिट मिल गया। शर्त क्या है? वो गवर्नमेंट का क्या हो, उनकी तरफ से इसको घर मिला हो, अलॉट होना शर्त है, खुद ना खरीदा हो बल्कि क्या हुआ हो, अलॉट। साथ वाले से हाईलाइटर लेके अलॉटेड को
हाईलाइट कर लें। कल से जिस बंदे के पास नोट्स होंगे और किताब नहीं होगी, उसे नोट समेत जो है वो गेट पे खड़ा कर दिया जाएगा, बिल्कुल एंट्रेंस के गेट पे। और परसों ना हुआ तो इशारे पे, और फिर ना हुआ तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया जाएगा, उधर जाके एमफिल करे। आगे चलें, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई। और फिर उससे अगले दिन भी ना हुआ तो फिर उसके लिए किताब क्लास में चंदा जमा किया जाएगा 10-10 रुपए, फिर उसको किताब लेके दी जाएगी। पॉइंट नंबर ई, ये बात सही है यार, इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। पॉइंट नंबर ई, आप पूर्वकार जिंदगी गुजारिएगा, दूसरों के पैसों पे नहीं जीना होता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मुसलमान है, शान होती है इसकी। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपके हाइलाइटर की कैप गिरी है, नहीं नहीं मैं आपके हाइलाइटर की कैप है, आपकी की वो भाई, इसको अब इधर नहीं चढ़ाना, इसे संभाल के रखना है घर में, शीशा लेके उसके अंदर से जाने। चुप, म्यूजियम में। अच्छा, पॉइंट नंबर ई, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। इससे समझ लें जैसे घर किराए पे दिया हुआ, वो वाला, इसकी मिसाल ये वाला घर समझ लें जो आपने किराए पे दिया हुआ। जो किराए पे घर दिया हुआ, इसमें ये दो खासियत हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जिससे इनकम आ रही है और वो चार्जेबल भी है, और इस पे हुकूमत को क्या जमा करवा दिया है, टैक्स जमा करवा दिया। तो इसकी मिसाल है रेंटेड हाउस। अच्छा, अभी तक आपने इस सेक्शन में से क्या क्या निकाला है, क्या क्या निकाला मींस ये नहीं कि क्या क्या सीखा है, क्या क्या इस सेक्शन से बाहर निकाल दिया है। अपना घर बाहर निकाल दिए, अपना बिजनेस बाहर निकाल दिए, अपनी एग्रीकल्चर लैंड बाहर निकाली है, लेकिन फार्म हाउस बड़ा वाला डाल दिया इस सेक्शन में। और इसके बाद इन लोगों को अगर प्रॉपर्टीज अलॉट हुई, ये भी सेक्शन से हमने निकाल। अच्छा, जिन चीजों को निकाल रहे हैं उन्हें हम कहां डाल रहे हैं, ये रंगीन वाले के अंदर, ये इन पे क्योंकि सेक्शन 7 ही नहीं लगेगा। ओके, इसके अलावा सबर एक मिनट, इसके अलावा जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं रेंट कमा के। जी आप पूछें। इनकम प्रॉपर्टी पे टैक्स लग गया ना, तो अब उधर टैक्स लग गया तो फिर इधर वाला डीम टैक्स दोबारा लगाना, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट। वो अगर किराए पे दे दें वो तो फिर लगेगा। पॉइंट नंबर एफ, इन प्रॉपर्टीज में ना एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, इन प्रॉपर्टीज में एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। हाइब्रिड में आखिर में बातें करते हुए रिलैक्सेशन अवेलेबल है, वो ये है इन प्रॉपर्टीज में रिलैक्सेशन अवेलेबल कि ये जिस साल आपने पहली दफा खरीदी है ना, तो जब आप पहली दफा बाय करते हैं ना, तो पहली दफा जाकर आप इस पे कोई टैक्स पे करते हैं। पहली दफा जाकर आप इस पे क्या पे करते हैं, कोई टैक्स पे करते हैं। उस टैक्स को कहते हैं एडवांस टैक्स। वो वैसे ही होता है, एडवांस में टैक्स। जैसे कभी मोबाइल के बिलों पे किसी ने देखा होगा इनकम टैक्स कट गया, या और किसी चीज पे, अभी आप इस काबिल ही नहीं हुए कि आप टैक्स दें, फिर भी कहीं इधर उधर गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स काट लेती है। तो अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी जाके खरीदता है पहली दफा, मिसाल के तौर पे यही वाला घर जब इसने पहली दफा खरीदा है, उस साल सिर्फ माफ होगा। तो 2024 में ये घर खरीदा, 2024 में ये घर खरीदा, 24 में फिर माफ था ये, फिर ये इसी डब्बे के अंदर डाल देना था। लेकिन अब तो हम 25 में आ गए हैं, मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं, वी आर स्टैंडिंग इन 25, लेकिन 24 में ये घर आपने पहली दफा खरीदा था, तो फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज जो होगा उसमें भी रिलैक्सेशन, क्योंकि आपका पहले बड़ा खर्चा हो गया घर खरीदने के चक्कर में, आप ऊपर से ये वाला टैक्स भी आप दें तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए शायद आपको रिलैक्स कर दिया। तो इन घरों में कब रिलैक्सेशन अवेलेबल है, सिर्फ एक दफा,
सिर्फ एक दफा। अगर ये घर 10 साल से आपके पास है, सिर्फ एक साल रिलैक्सेशन अवेलेबल है आंखें खोल के। वो कब रिलैक्सेशन अवेलेबल है? जब खरीदेंगे। लेकिन खरीदते हुए ना वैसे ही गवर्नमेंट कहती है कुछ एडवांस में टैक्स दे दो। अभी बेचा नहीं होता आपने, कोई टैक्स बनता नहीं आपका, लेकिन गवर्नमेंट वैसे ही एडवांस में ले लेती है। और अगर आपका इस साल और कोई टैक्स ना बन रहा हो तो गवर्नमेंट वापस भी कर देती है। तो ऐसा घर जो पहली दफा खरीदा है और खरीदते ही टैक्स भी गवर्नमेंट को दिया है, जिसे एडवांस टैक्स कहते हैं, वो टैक्स तो नहीं होता आपका। खरीदने पे कौन सा टैक्स लगता है? खरीदने पे तो चीजें टैक्स नहीं लगता। तो इस सूरत में भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। अंग्रेजी आसान सी थी, बात जरा समझाने में टाइम लग गया। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ, खरीदने के पहले साल बस रिलैक्सेशन अवेलेबल है। लेकिन शर्त क्या है? वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज बीन, 236K कोई सेक्शन है हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर घर नए खरीदें तो इन पे कोई 1-2% गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया करें, ऐसे ही जरा दे दिया करें। बाद में अगर उस साल का आपका टैक्स नहीं बनता, आप कहते हैं मैंने इस साल कुछ किया ही नहीं, तो ठीक है, वो टैक्स हुकूमत से आके वापस ले लें। तो ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। वेयर टैक्स हैज बीन पेड से मुराद है वेयर एडवांस टैक्स। ये कोई देखिए ना, खरीदने में तो कोई टैक्स नहीं होता, वैसे ही आपने एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया है, तो बस आप रिलैक्स करें। अगर आपने ये वाला टैक्स जमा करा दिया, आप रिलैक्स करें, आपको कोई जरूरत नहीं है इस प्रॉपर्टी को सेक्शन 7E में डालने की। हाँ, लेकिन जब अगला साल आ जाएगा तो वो फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन नहीं होगा, फिर वो बन जाएगा सेकंड ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो फिर उसके बाद ये सेक्शन लगने लग जाएगा। जी पॉइंट ई में ये लिखा हुआ है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इनकम कमा रहे हैं। कोई मिसाल दे दो, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इनकम कमा रहे हैं, घर किराए पे चढ़ा के इनकम कमा रहे हैं। ओके माय डियर, मेरे प्यारे, अच्छा शुक्रिया। अब ए से एफ के अलावा जितने घर बच गए, एक्सक्लूडिंग ए टू एफ, ए से एफ के अलावा जितने घर बच गए, अगर वो 2.5 करोड़ से कम है तो भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। लगेगा नहीं तो सोच के बोला करें ना। ये मिसालें किन किन चीजों की आ रही हैं? जिन लोगों पे ये सेक्शन, अब मैं फिक्रा बोलने लगा था, ए से एफ के अलावा जो घर बच गए, ए से एफ में तो काफी सारे कवर हुए ना, ए से एफ के अलावा जो घर आपके बच गए, उन घरों का बताएं कितने हैं? 2। ये तो ए से एफ में कवर हो गए ना। एक पॉइंट में ये कवर हुआ था, एक में ये भी मेरे ख्याल से कवर हुआ था, ये भी कवर हुई थी एक जगह, और ये भी कवर हुई है। तो ये तो ए से एफ हो गए। बोले ए से एफ सारे नहीं है, ए बी सी डी ई एफ सारे नहीं है, लेकिन थोड़े से तो मैंने बना ही दिए तकरीबन ए से एफ। ए से एफ के अलावा जो बच्चे उन पे भी नहीं लगेगा। कब? जब ये 2.5 करोड़ से, और अगर ये 2.5 करोड़ से ज्यादा हो तो फिर तो लगेगा। तो अगर ये होते 10 मिलियन के, तो फिर हम क्या करते? तो फिर हम सब पे ही कह देते सेक्शन 7E विल, तो कोई हमें डीम्ड इनकम पे टैक्स देना ना पड़ता। लेकिन समझ आ गई हम? तो आखिरी बात ये कह रहे हैं कि ए से एफ वालों के अलावा अब जो जो घर आपके पास बच गए हैं ना, उनकी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के उनका टोटल करो। इफ टोटल इज लेस देन 25 मिलियन, देन अगेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। सबर। पॉइंट नंबर जी, वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स इन, अपने समझने के लिए हम लिख सकते हैं रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स। अगर अपने समझने के लिए लिखना, और रिमेनिंग से क्या मुराद है? ए से एफ के अलावा वाले ना, रिमेनिंग। ए से एफ में तो काफी सारे पहले ही बाहर निकल गए, अब जो बच गए उनके बारे में क्या रूल है? वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स डज नॉट एक्सीड 2.5 करोड़। अगर 2.5 करोड़ से वैल्यू इनकी नहीं बढ़ रही तो एक और खुशखबरी सुनो, इन पर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। आप कौन सवाल पूछ रहा था?
जी $25 मिलियन से ना बढ़े, वेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन। तो डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन, डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन का क्या मतलब है? अगर 25 मिलियन से एक्सीड ना करें, और अगर 25 मिलियन हो या उससे कम हो, हाँ तो बस ठीक है, फिर इसको इक्वल वाले को काट दे। ओके, अगली बात, पॉइंट नंबर 8, कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पे ये सेक्शन वैसे ही नहीं लगना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के पास 10 घर क्या 20 घर होंगे तो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने कहाँ टैक्स देना होता है? हम कभी पढ़ेंगे गवर्नमेंट टैक्स देती हैं, लेकिन आमतौर पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं देती। नेक्स्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने किसको टैक्स देना है? अपने आप को। ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है इसमें, वो कभी पढ़ेंगे। तो कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय प्रोविंशियल, और मेन चीजें ऊपर कवर हो गई हैं। अब ये ऐसे ही कुछ खास लोगों के लिए बातें हो रही हैं। इसी तरह कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट ही होती है ये। और डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मुख्तलिफ बिल्डर्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, उनके पास भी घर पड़े होते हैं, वो तो बेचारे टैक्स नहीं देंगे ना, उन्होंने तो घर डेवलप किए, उन्होंने तो रखे ही बेचने के लिए हुए हैं या किराए पे देने के लिए। तो वो बेचारे अगर खाली घर रह रहे हैं तो उनका क्या कसूर है? उनका तो कारोबार ही है बेचारों का। आम बंदे के पास 2-3 घर खाली पड़े हैं, ये समझ आती है अमीर कबीर है, लेकिन एक डेवलपर है, सोसाइटी बनाई हुई है, उसके पास कई घर खाली पड़े हैं, तो वो बेचारे का कारोबार है, उसको लगाएंगे तो रोएगा। तो कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड, शर्त है इन चारों बंदों के लिए कि इन्होंने ये घर किस लिए रखे हों? फॉर लैंड डेवलपमेंट, के वहां लैंड डेवलप करेंगे, और लैंड डेवलप करने के बाद वहां क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। रियल एस्टेट वाले तो उनको क्या अवेलेबल है? तो दो क्लासेस ऑफ पर्संस को रिलैक्सेशन अवेलेबल है। नंबर 1, एक वो लोग जो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है, और कोई भी लोकल अथॉरिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। लेकिन मकसद क्या है इनका? फॉर लैंड डेवलपमेंट, लैंड डेवलप करेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगले पेज पे आए। जी, इनके सवाल का आप लोगों ने जवाब देने। एक घर है, सॉरी, एक घर है सिर्फ ये वाला, ऊपर वाला, और ये 30 का है, तो लगेगा? यस, इट इज ग्रेटर देन 25। 25 पे तो फिर नहीं लगेगा ना। ये काट दें। ओए होए 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 होए, टॉम 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 टॉम, कौन कौन देखिएगा जरा? टॉम 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 टॉम, टोन टोन क्यों कौन लगा हुआ है? द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, टॉम तुम तुम तुम। अगर ये 4 लोग, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, वो ऐसे लोगों के पास हैं जो लोग एक्टिवली गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराते, तो इन बेचारों को अपने घर पे भी सेक्शन 7E लगाना पड़ेगा। अब एक बुरे बच्चे को सजा दी जा रही है। सजा किस बात पे दी जा रही है? कि तुम इस 25 मिलियन से कम वाली पे भी टैक्स दो। क्यों? मैं क्यों? वाई? आवाज देखिए उस बंदे की अजीब से, क्यों? मैं क्यों? वाई? है? ये क्या बात है? तो हमने कहा भाई तुम एक्टिवली टैक्स गवर्नमेंट को जमा
तो जो बंदा एक्टिवली टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता, अगर वो AEFG में आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ए वाला कौन था? अपने घर वाला। ई वाला कौन था? जिसने रेंट पे दिया हुआ था। एफ वाला कौन था? जो फर्स्ट टाइम परचेज करा था घर। और जी वाला कौन था? जो लेस था किससे? 25 मिलियन से। इन चारों को भी रगड़ दो, इन पे ये सेक्शन लगा दो। कब लगा दो? यानी फिर देखें अजीब सी कहानी बनेगी, अजीब सी कहानी बनेगी। फिर देखें क्या बनेगा। अब जो है वो ये वाला तो बाहर निकल गया, इसको तो AEFG में नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है ये वाला भी उसने अलग कर दिया। पीछे कौन से बच गए? घर, इनकम प्रॉपर्टी। फिर इन सब पे ये सेक्शन लगेगा। बताएं अगर आप एक्टिवली टैक्स जमा ना कराएं तो किन किन लोगों पे ये सेक्शन लगेगा? AEF और जी। आप पहले जरा अंग्रेजी पढ़िएगा, फिर उसको मैंने उर्दू में लिखवाना है। प्रोवाइडेड दैट एक्सक्लूजन मेंशन्ड इन AEFG, ये लफ्ज काट दे मुझे, inclusion mentioned in AEFG shall not apply in case of persons not appearing in। इस बात का उर्दू में मतलब लिखें। अगर एक बंदा एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करा रहा और इन 4 कैटेगरीज में से किसी में है, बल्कि इस तरह लिखें, अगर एक बंदा टैक्स जमा नहीं करा रहा और AEFG वाली कोई प्रॉपर्टी है, हाइब्रिड बॉयज चौथी रो प्लीज लिख लें। अगर कोई बंदा एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करवा रहा, आगे बोलें, और AEFG में से कोई प्रॉपर्टी है, तो इस पर सेक्शन 7E सबर, तो इस पर सेक्शन 7E लगेगा। जी भाई, एक्टिव टैक्स पेयर ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर की ना लिस्ट हुकूमत इशू करती है हर साल, तो उसमें आता है कि जिसका पास्ट ट्रेंड अच्छा हो और हर साल टैक्स दे रहा हो, तो फिर उसको उस लिस्ट में डाल दिया जाता है नाम। ये नहीं हमारे स्कोप में, ये वो सेक्शन वो वाला नहीं है हमारे स्कोप में। अच्छा, नेक्स्ट। ये काट दें सब्जेक्ट का लफ्ज। अगर कोई बंदा सेक्शन 7E वाला टैक्स नहीं देता, अगर कोई बंदा सेक्शन 7E वाला टैक्स नहीं देता और अब जाके कोई तीसरा चौथा घर खरीदता है इन 2 के बाद, उसको सजा यह मिलेगी कि ये घर उसके नाम ही नहीं लगाया जाएगा। तो इस सेक्शन के को फॉलो ना करने की सजा सुन लें। अगर कोई बंदा ये 4 लाख गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता और 2025 है ना, ये 2025 के साल में इसने ये जो 4 लाख टैक्स देना था अगर नहीं दिया, तो 2026 में इसका इरादा बना एक और घर खरीदने का, वो घर हुकूमत इसके नाम ही नहीं लगाएगी, बस उसको मना कर दिया जाएगा कि ये घर आपके नाम नहीं है। हाँ, फिर जाके वो भागा भागा ये टैक्स पे करेगा, फिर जाहिर बात है वो घर उसके नाम लग जाएगा। वरना कोई पागल है बंदा घर खरीदे जो उसके नाम ना लगे, तो परेशानी की बात है उसके लिए। तो अब लोगों को पकड़ने के लिए फिर हुकूमत ने क्या किया कि अब हमारे पास आया करोगे तो हम तुम्हारे, अब ये लोगों को पकड़ने का तरीका, लोग टैक्स नहीं देते थे, तो ये वाला जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे उनको हुकूमत ने पकड़ा कि ठीक है, आइंदा अब तुम जब भी घर खरीदोगे तो फिर मैं तुम्हारे घर नाम नहीं लगवाऊंगी अनलेस कि तुम आके ये टैक्स जमा करवा दो तो फिर तुम्हारे नाम लग जाएगा।
इफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 7E इज नॉट डिस्चार्ज। क्या मतलब, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो बुरी बात पे एप्रिसिएशन होनी चाहिए या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। इफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 7E इज नॉट डिस्चार्ज, then the registrar or the person registering transfer एक ही बात होती है, is required not to register the transfer of the property। तो लिखें आप, प्रॉपर्टीज आपके नाम ही नहीं लगेंगी। भाई बॉयज हाइब्रिड में माइक दे दें, 4th क्लास रो में जी। सर अगर एग्रीकल्चर नेट के अलावा कोई और प्लॉट हमारे पास और वो आइडिया लो तो उसका भी ये लगेगा सेक्शन? हाँ, इसमें थोड़ी बहस है, वो मैं करता हूँ। असल में ये सेक्शन नया नया आया हुआ है, तो इस पर ना काफ़ी लोगों के कुछ सवालात हैं जो कि उन्होंने FBR से भी उठाए हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जवाब दे रहा है और सेक्शन में क्लैरिटी ला रहा है। तो इसको इंशाल्लाह मैं एड्रेस कर लूँगा, अगर मुनासिब हुआ ना। ये नोट कर लो सवाल आप बेशक थोड़े। नहीं, सारे सालों के जमा करवाएंगे। ओके, अच्छा जी, अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात आपने ज़रा गौर से समझनी है। अब सेक्शन 7E से वापस आ जाएं, सेक्शन 7E से बाहर निकल आएं और आगे मूव करें। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और न्यू कॉन्सेप्ट है। एक बंदे का हाउस है कराची में, तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था ओपन प्लॉट, एक पढ़ी थी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और एक पढ़ा था फ्लैट। तो ये फ्लैट है, ओपन प्लॉट है या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। तो 15 जनवरी 2021 को मिस्टर ए ने बेचा है एक घर कराची में। कितने का बेचा है? 15 मिलियन का। तो कंसिडरेशन को हम क्या लेते थे? ए, और कॉस्ट को बी। कंसिडरेशन कितनी आ गई? 15 मिलियन रुपीज इन मिलियन। ही हैड परचेज दिस हाउस सम ईयर्स बैक फॉर 19 मिलियन। चंद साल पहले उसने ये घर कितने का खरीदा था? आउट ऑफ विच 6 मिलियन वॉज पेड इन कैश। जब आप बड़े बड़े घर खरीदें, प्लॉट खरीदें, चीजें खरीदें, तो गवर्नमेंट कहती है बेहतर है कैश में पेमेंट ना करो। पेमेंट किससे करो? चेक से, बैंक से करो। अब इस बंदे ने गड़बड़ कर दी कि खरीदा घर और पेमेंट किससे कर दी? अब इसकी कॉस्ट कितनी थी? लेकिन 19 में से 6 की कॉस्ट को तोड़ के फेंक दिया जाएगा। यानी 19 समझ लेना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये एक एक मिलियन के समझ लें 19 नोटों के थदियां पड़ी हैं। तो कुछ तो इसने बैंक के जरिए ट्रांसफर कर दी, अपने बैंक में क्या जाके जमा कराएं, फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ये 3 4 5 6, ये वाला 6 मिलियन इसने उसको ब्रीफ केस में डाल के दे दिया। तो ये जो ब्रीफ केस में डाल के पैसे दिए जाते हैं, ये लॉ मेकर को पसंद नहीं। जैसे अदर सोर्स के चैप्टर में भी लोन मिल रहा था कैश में, वो भी आपको पसंद नहीं था। तो प्रॉपर्टीज को कैश दे के खरीदना चाहिए या बैंक से पैसे ट्रांसफर होने चाहिए? अगर कैश दे के खरीदेंगे तो क्या खतरा है? पता ही नहीं चलेगा हुकूमत को कि आपने प्रॉपर्टी कितने की खरीदी। झूठ बोलने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बैंक के जरिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या फायदा होगा? आपके अकाउंट से पता चल जाएगा। तो अब बता दें किसको क्या करने पर क्या सजा मिलने लगी है? ऐसे बंदे को जिसने घर खरीदा था और अब बेच दिया। तो खरीदते हुए अगर उसने पेमेंट ब्रीफ केस में पैसे डाल के या जेब से पैसे निकाल के दी है, उतनी पेमेंट कॉस्ट में से तोड़ दी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप घर खरीदें 5 मिलियन का, गवर्नमेंट कह दे ये 1 मिलियन। आप घर खरीदें 6 मिलियन का, गवर्नमेंट कह दे ये 1 मिलियन का आपने खरीदा है। क्यों जी? बाकी पैसे आपने कैश में पे किए थे।
तो इसने खरीदा कितने का? 19 का। उसमें से पेमेंट कितनी की? अच्छा देखिए, अब ये तो सेल प्राइस है और ये पर, तो हमें तो आदत पड़ी हुई है सेल और परचेज को नेट करने की, लेकिन परचेज में मसला है, सेल में मसला है? परचेज में। परचेज में क्या मसला हुआ? आप बता दें घर कितने का। अच्छा, अगर इसी तरह रहता तो फिर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ना था, उल्टा आप बेचारे का लॉस आ गया 4 मिलियन का। ठीक है, घर बेच के लॉस आ सकता है, उस टाइम मार्केट ना अच्छी रही हो, हकीकतन आपको लॉस आ रहा है 4 का, लेकिन इस सेक्शन की वजह से आप उल्टा 2 मिलियन का गेन आ रहा होगा। उल्टा 2 मिलियन का क्या आ रहा होगा? गेन आ रहा होगा। इसको ना ये काटें, ये अंग्रेजी का फिक्रा मुझे इस तरह सही नहीं लग रहा, ये हो सकता है सेंस आपको गलत दे दें, ये इंग्लिश का फिक्रा ये काट दें। जी सोल्यूशन की तरफ आए। कंसिडरेशन बोलें 15 मिलियन, कॉस्ट मैंने क्या ले ली? 13, यहां लिख लें जरूर 19 माइनस 6। सो गाइस व्हाट इज द गेन? व्हाट इज द गेन? गेन इज 2 मिलियन। एक सजा ये होगी कि कॉस्ट को तोड़ के फेंक दिया जाएगा। कितना हिस्सा कॉस्ट का तोड़ के फेंका जाएगा? जो कैश में पे हुआ है। दूसरी सजा, आपको इस 6 मिलियन पर 5% गवर्नमेंट को जुर्माना देना पड़ेगा। ये अगली सजा होगी। 6 मिलियन पर गवर्नमेंट को कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 5%। फिर फर्दर मिस्टर ए विल ऑल्सो हैव टू पे पेनल्टी ऑफ 6 मिलियन इंटू 5%। 6 मिलियन इंटू 5% की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सेल पे कैसे कैश दे सकता है? सेल पे तो उसे उल्टा कैश मिलना है, मिलने में तो कोई मसला नहीं उसने किया डिस्कस, सिर्फ परचेज पे किया। ओके, अच्छा भाई इधर देखें, ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है। ये चिनमिन मिनमिन 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 बंद करें। आपने पहली प्रॉपर्टी जो खरीदी इस साल, उस पर 4 मिलियन की थी, उसमें से 1 मिलियन आपने कैश दिया और 3 मिलियन ऑब्वियसली फिर चेक से दिया होगा। अगली प्रॉपर्टी 35 लाख की खरीदी, उसमें 20 लाख आपने कैश दे दिया। अगली प्रॉपर्टी 9 करोड़ 50 लाख की खरीदी, उसमें 30 लाख आपने कैश दे दिया। अगली प्रॉपर्टी आपने 103 मिलियन की खरीदी, उसमें आपने 12 मिलियन क्या पे कर दिया? कैश। सो व्हाट इज दिस? कॉस्ट। और ये कोई अलग चीज है? ये कॉस्ट का वो हिस्सा है जो कैश में पे किया। पेमेंट टोटल कितनी की पहली प्रॉपर्टी की? 4। ऊपर देखें ना, 4 में से कितना कैश में पे कर दिया? ये अटेंटिव होकर बैठे हैं हाइब्रिड में। 4 में से कितना पे कर दिया कैश में? 1 मिलियन। टोटल पेमेंट कितनी की? 103। उसमें से कैश कितना पे कर दिया? 12 मिलियन। अब ये सेक्शन तब लगेगा जब प्रॉपर्टी की कीमत 5 मिलियन से ज्यादा हो। बस प्रॉपर्टी 3 पे ये सेक्शन लगेगा और प्रॉपर्टी 1 और 2 पे ये सेक्शन लगता ही नहीं, क्योंकि सस्ते सस्ती प्रॉपर्टीज खरीदते रहो कैश दे के, कोई मसला नहीं। डब्बे के नीचे लिखें, ये सेक्शन तब लगेगा जब टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी की, टोटल कॉस्ट से क्या मुराद है? जितनी की खरीदी, कैश पेमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। जब टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी की 5 मिलियन से ज्यादा हो।
अच्छा, अब मुझे इधर सोच के बताएं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसकी कॉस्ट क्या होगी? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इसकी कॉस्ट क्या होगी? 4 मिलियन। क्यों? क्यों, कोई मसला ही नहीं। पेनल्टी कितनी पे करेंगे? 0। समझ रहे हैं बात? ये सेक्शन ही नहीं लगना ना इस पे, आंखें खोल के क्लास लेनी होती है किसी तरह, पता नहीं किसी। अच्छा, और अगर टोटल कॉस्ट 35 लाख है तो भी ये सेक्शन, अब अगर कैश में पेमेंट हुई तो होती रहे, हमें क्या। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 35 लाख। पेनल्टी नजर आ रहा है आखिरी लाइन में? ये 35 लाख नहीं नजर आ रहा तो ये लो। अच्छा, नेक्स्ट, तीसरी प्रॉपर्टी कितने की खरीदी है, लेकिन पेमेंट तो 5 मिलियन से कम है, कैश वाली। ये तो 5 मिलियन से कम है, ये तो 5 मिलियन से कम है, ये तो 5 मिलियन से कम है, ये तो 5 मिलियन। जब क्लास का टाइम खत्म हो जाए मुझे बता देना। ये तो 5 मिलियन से कम है, ये तो 5 मिलियन से कम है, ये तो 5 मिलियन से कम है, ये तो 5 मिलियन से कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसाइड किसकी बेस पे करना है? उसकी बेस पे। अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा हो तो पेमेंट कैश में करने की इजाजत। अब खरीदी कितने की? 95 की, लेकिन कॉस्ट क्या लेंगे? 95 माइनस 3, 92। आंडा 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 आंडा, सुबह सुबह खाया। अच्छा, 5% किस पे लगाएंगे? 5% किस पे लगाएंगे? कितना? 1,50,000। ये प्रॉपर्टी भी 5 मिलियन से ज्यादा है। तो इसमें आपने कितना कैश पे किया? तो आपको पड़ी कितने की? 90। और आगे बोलें, 12 मिलियन इंटू 5%, 12 में पेनल्टी कितनी देंगे? 6। सर्कल लगा के डिसीजन यहां लेना है। डिसीजन इसकी बुनियाद पे नहीं लेना, डिसीजन किसकी बुनियाद पे लेना है? नीचे लिख लें, इफ एक्सीड, अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा होगा तब मसला है। यही वाला या ये वाला? वो वाला या ये वाला? वो वाला या ये वाला? वो वाला। ओके, चलें हाथ आगे कर लें जिसने कल याद नहीं किया। प्रॉपर्टी अगर सेल करे सर तो उसमें 19 की उससे सेल की तो जो 6 है उससे कैश में लिया तो 6 वाला जो है वो टैक्स जी में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा तो उसके नहीं वो नहीं, तो करने लगे वो सिर्फ नॉन कैश गिफ्ट वगैरह एडवांस नहीं।